कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। बहुत बार लेडीज मेरे पास आती हैं और उनका सवाल होता है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि प्रेगनेंसी एक टोटली नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। या कब तक दवाइयाँ चलेंगी, या कितनी बार चेकअप्स होंगे, क्यों चेकअप्स कराने ज़रूरी हैं। तो इसके बारे में एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है और प्रेगनेंसी में इलाज की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए। आमतौर पर प्रेगनेंसी में किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर आजकल बदलते हुए माहौल की वजह से, बदलते हुए परिवेश और खान पान की वजह से बहुत सारी परेशानियां गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था शुरू होने से पहले हो सकती है या गर्भावस्था के दौरान हो सकती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए गर्भावस्था के दौरान चेकअप और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और विशेषकर वे प्रेगनेंसीज जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं उनमें ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी प्रेगनेंसीज हैं जिनको कि हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है, कैसे पता करें कि कोई भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या नॉर्मल या लो रिस्क है, और अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है तो किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी प्रेगनेंसी जब भी शुरू होती है तो गर्भावस्था के जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उस दौरान गर्भस्थ शिशु का विकास हो रहा होता है, और उस दौरान किसी भी माँ को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ मेडिकल इलनेस है या उसकी उम्र कुछ ज़्यादा है या कुछ दवाइयाँ इस दौरान उन्होंने ली हैं, तो ऐसी कंडीशन में गर्भस्थ शिशु की बनावट पर उसका असर पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वे प्रेगनेंसीज जो कि इसमें कि मदर की एज जो है वो 17 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा है, तो ऐसी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क कैटेगरी में रखी जाती है। दूसरे नंबर पर वे प्रेगनेंसीज आती हैं जहां पर पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में से किसी भी एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट के फैमिली में कुछ ऐसी कंजेनाइटल डिजीजेज हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि कुछ किस्म के एनीमियाज होते हैं, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया, या कुछ किस्म के मसल डिस्ट्रोफीज होते हैं, कुछ किस्म के मेंटल रिटार्डेशन होते हैं जो कि फैमिलीज में ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर दोनों फैमिलीज में दोनों पेरेंट्स में किसी भी एक की फैमिली में इस तरीके की कोई हिस्ट्री है या इस तरीके के कोई केसेस देखे गए हैं, तो ज़रूर अगर कपल कंसीव करते हैं तो उस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम जाने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरे नंबर पर अगर मदर को प्रेगनेंसी से पहले कुछ बीमारियां होने के चांसेस हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई या एस्मा जैसी परेशानियां हैं, या थायराइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसमें कुछ किस्म के इन्फेक्शन जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि गर्भस्थ शिशु को परेशान कर सकती हैं। तो इन प्रेगनेंसीज को हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं। चौथे नंबर पर वे प्रेगनेंसीज आती हैं जिसमें कि अगर मदर को पहले रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री रही है, यानी कि ये प्रेगनेंसी आने से पहले मदर को 2 या 3 बार अबॉर्शंस हो चुके हैं, या फिर प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री रही है, यानी कि बच्चा समय से पहले डिलीवर हो गया है, या पिछले बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट्स थे, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा अगर पिछली प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आए थे, या बच्चे को या माँ को एनआईसीयू या आईसीयू ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी थी, तो भी इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा इस प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर महिला को ब्लीडिंग की शिकायत रही है प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में, या फिर इस प्रेगनेंसी के दौरान महिला को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं, या फिर उसका थायराइड फंक्शन गड़बड़ है, या महिला को साथ में एस्मा या कुछ और बीमारियों की शिकायत है, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये जानते हैं कि कैसे पता करें कि कोई भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क ग्रुप में है या नहीं है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि कोई भी प्रेगनेंसी अनप्लान ना हो, इस बात में पूरा ध्यान रखें। और किसी भी कपल को चाहिए कि जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले जरूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। दूसरे नंबर पर उनकी फैमिली में अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में जरूर अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि डॉक्टर इस बात को असेस कर सके कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि फैमिली में है उसको बच्चे में ट्रांसमिट होने के क्या चांसेस हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि एक जेनेटिक काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया जैसी कंडीशंस अगर हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ सकती है। तीसरे नंबर पर ये जरूर इंश्योर करें कि जब भी प्रेगनेंसी शुरू हो रही है तो दोनों पार्टनर्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर गर्भावस्था शुरू होने के समय किसी भी एक पेरेंट पे कोई प्रॉब्लम है तो वो परेशानी बच्चे में जा सकती है या बच्चे की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी कंफर्म होने के तुरंत बाद अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप कराएं अगर इससे पहले आपने वो चेकअप्स नहीं कराए हैं, और जो भी ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके बारे में
अपने डॉक्टर से बात करें और वो सारे इन्वेस्टिगेशन आप जरूर कराएं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है या नहीं आती। अब बात करते हैं कि अगर ये कंफर्म हो चुका है कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही है तो किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्रेगनेंसी नॉर्मली अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ 2 या 3 या 4 एंटीनेटल विजिट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आ रही है, ये दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत टेंशन की बात होती है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, एक बार डॉक्टर को विजिट करके ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक से शुरू हो गई है। बच्चे का एक गेटिंग स्कैन जरूर हो जाना चाहिए जिससे कि बच्चे की जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है या गर्भावस्था की ड्यूरेशन है उसको कंफर्म किया जा सके और रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को करवाया जा सके। इसके अलावा हाई रिस्क केसेस में जो भी कारण हाई रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको एडिक्वेटली मॉनिटर करना जरूरी है। जो भी मेडिकेशंस की जरूरत है, अगर महिला को डायबिटीज की शिकायत है तो इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, अगर प्रेगनेंसी से पहले से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं तो गर्भावस्था के दौरान उन दवाइयों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए एक डॉक्टर कंसल्टेशन और ये बात को डॉक्टर को बताना कि प्रेगनेंसी है और पहले से जो दवाइयाँ चल रही हैं उनको अपने डॉक्टर के साथ जरूर शेयर करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है या किसी महिला को ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं या किसी महिला को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड स्कैन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर अगर हैं तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी डिलीवरी समय से थोड़ा पहले कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए अपने डिलीवरी के टाइम और जगह को अच्छी तरीके से केयरफुली चूज़ करिए और अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को NICU केयर की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने हॉस्पिटल को केयरफुली सेलेक्ट करिए जहां पर आपको बच्चे के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएं समय से उपलब्ध हो सके। तो प्रेगनेंसी वैसे तो एक बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन कुछ कंडीशंस के चलते इसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेजर्स समय से लिए जाना जरूरी है। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन भाग दौड़ में कोई भी काम किया जाए उससे अच्छा है कि आप उसे प्लान करके और अच्छी तरीके से करिए। प्रेगनेंसी बहुत ही प्रेशियस है और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद।